ये एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। इसमें हम वाटर और उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में जानेंगे। सन के हीट की वजह से वाटर वेपर में चेंज होता है और वेपर में चेंज होने के बाद ये ऊपर राइज होता है। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर जब ठंडी होती है तो ये कंडेंस हो जाता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब वाटर के ड्रॉपलेट हैवी हो जाते हैं तो ये रेन, स्नो और स्लीट के रूप में या तो लैंड पर या फिर सी में नीचे गिर सकते हैं। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर लगातार अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच सर्कुलेट होता रहता है। इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर इस फिगर के द्वारा इसको समझाया गया है वाटर साइकिल को। वाटर बॉडीज जैसे कि लेक हुआ, रिवर, पॉन्ड, इस सब से वाटर इवेपोरेट होता है। इसके बाद ये वेपर बन के राइज होता है, ऊपर उठता है, फिर कूल होता है और कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये क्लाउड के रूप में चेंज हो जाता है। इसके बाद वाटर फिर से प्रेसिपिटेशन के रूप में यानी कि रेन, स्नो, इस सब के रूप में अर्थ पे फिर से वापस आ जाता है और ये साइकिल बार बार चलता रहता है। इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। हमारा अर्थ टेरेरियम की तरह है। यहाँ पर टेरेरियम का मीनिंग दिया हुआ है कि ये आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है जहाँ पर स्मॉल हाउस प्लांट को रखा जाता है। हमारा अर्थ टेरेरियम की तरह है, मतलब सेम वाटर जो कि सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था वही आज भी एग्जिस्ट करता है। फ्रेश वाटर के मेजर जो सोर्सेस है वो है रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग और ग्लेशियर, ओशन बॉडीज और सीज। इसमें जो वाटर होता है ये साल्टी वाटर होता है। साल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें साल्ट डिजॉल्व होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसमें ज़्यादातर जो साल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है जिससे हम खाने के रूप में यूज करते हैं। इस मैप में मेजर सीज, रिवर्स और लेक के बारे में दिया गया है। जैसे साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर है, उसका नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी रिवर, साल्ट लेक सिटी, उसका अफ्रीका में नाइल रिवर, नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, लेक विक्टोरिया, फिर गंगा रिवर एशिया में। ऐसे ही बहुत सारे इसी के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब जानते हैं वाटर बॉडीज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमें पता है कि अर्थ सरफेस का 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है। इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी बहुत सारे कंट्री को वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है क्योंकि अर्थ पे जितना भी वाटर है वो हमारे यूज के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले जानते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। टोटल वाटर का 97.3% जो है ये ओशन में है जो कि सैलिन वाटर है, साल्टी है। बाकी जो फ्रेश वाटर है वो लगभग 3% के अप्रॉक्स है, जिसमें कि 2.0% जो है ये आइस कैप के रूप में मौजूद है। उसका ग्राउंड वाटर जो है 0.68% है। ऐसे ही फ्रेश वाटर लेक जो है वो 0.009% है। उसका इनलैंड सीज और साल्ट लेक में 0.009% है। एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रिवर में है। अब जानते हैं सैलिनिटी के बारे में। तो 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम साल्ट डिजॉल्व है ये उस वाटर का सैलिनिटी कहलाता है। ओशन का एवरेज सैलिनिटी पर 1000 का 95 पार्ट्स होता है, मतलब 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम साल्ट डिजॉल्व होता है। ये एवरेज सैलिनिटी होता है ओशन का। इजराइल का जो डेड सी है इसका सैलिनिटी 340 ग्राम है, मतलब पर लीटर वाटर में 340 ग्राम साल्ट पाया जाता है। इसमें स्विमर फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि साल्ट का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए इस पानी की डेंसिटी भी ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा डेंस
वाटर होता है, इसलिए इसमें बॉडी आसानी से फ्लोट कर पाता है। वाटर सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्यास लगती है तो केवल वाटर ही है जिससे प्यास बुझाया जा सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक इसका यूज करना चाहिए। अब है ओशन सर्कुलेशन। ओशन का जो वाटर होता है ये हमेशा मूव करता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता। ओशन के मूवमेंट को वेव्स, टाइड्स और करंट के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब जानते हैं वेव्स के बारे में। जब ओशन के सरफेस पे वाटर अल्टरनेट रूप से राइज और फॉल होता है तो इसे वेव कहा जाता है। वेव तब फॉर्म होता है जब ओशन के सरफेस पे हवा चलती है, विंड चलती है। जितना तेज विंड चलेगा, मतलब जितना तेज हवा बहेगी, उतना ही बड़ा वेव होगा। स्टॉर्म के दौरान विंड का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ह्यूज वेव्स यानी कि बड़े वेव्स फॉर्म होते हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही भी होती है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड के कारण ओशन वाटर का एक बड़ा सा अमाउंट शिफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से ह्यूज टाइडल वेव, जिसको कि सुनामी कहते हैं, ये फॉर्म होता है, जो कि 15 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। अभी तक का जो लार्जेस्ट सुनामी आया है जिसको मेजर किया गया, वो 150 मीटर हाई था। सुनामी का जो वेव होता है इसकी स्पीड 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। 2004 का जो सुनामी इंडियन ओशन में जो आया था, इसके वजह से इंडिया के बहुत सारे कोस्टल एरियाज डैमेज हो गए थे और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, ये सुनामी के बाद सबमर्ज्ड हो गया था, मतलब डूब गया था। सुनामी जो है ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर मतलब बंदरगाह। इस वेव के कारण हार्बर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब भी सुनामी आती है। 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, जिसकी वजह से इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे कंट्री में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। यह सुनामी मेनली अर्थक्वेक की वजह से आया था। इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड था वो 9.1 था। इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चला गया, जिसके वजह से सी फ्लोर पे अचानक से मूवमेंट हुआ और इसके वजह से अर्थक्वेक आया। और इस अर्थक्वेक की वजह से ओशन फ्लोर 10 to 20 मीटर से डिस्प्लेस हो गया और इंडियन ओशन का फ्लोर इंडोनेशिया की तरफ झुक गया। इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो गैप क्रिएट हुआ, उस गैप को भरने के लिए ओशन वाटर का एक बहुत बड़ा अमाउंट उस तरफ फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से जो कोस्टल लाइन था वहाँ से वाटर विड्रॉल होने लगा। और जब ये गैप फिल हो गया तो वाटर फिर से कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ा और ये जो वापस आया ये सुनामी के रूप में आया, जिसका स्पीड था 800 किलोमीटर पर आवर, जितनी की एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है। इस सुनामी की वजह से इंडियन ओशन का कुछ आइलैंड पूरी तरह से बह गया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो इंदिरा पॉइंट, जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया, डूब गया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर सुमात्रा में था। इस सुनामी की वजह से इंडिया के जो कोस्टल एरिया जैसे कि आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कोस्टल एरिया था वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि अर्थक्वेक को एडवांस से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुनामी के लिए 3 आवर अर्ली नोटिस दिया जा सकता है और इस तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पैसिफिक ओशन में है, लेकिन इंडियन ओशन में नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशन में सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है।
लेकिन इसके कंपैरिजन में इंडियन ओशन में ये कम होता है और इसलिए सुनामी के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। 2004 के सुनामी के वजह से लगभग 10,000 पीपल मारे गए थे और बहुत सारे लाखों में इससे प्रभावित हुए थे। इतना ज़्यादा डैमेज मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और वहाँ पर इंडियन ओशन के कोस्ट पे रहने वाले लोगों के नॉलेज की कमी की वजह से हुआ था। सुनामी का पहला इंडिकेशन जो होता है वो कोस्टल रीजन से वाटर का लगातार विड्रॉल होना होता है, लगातार विड्रॉल होने लगता है और इसके बाद सुनामी आती है। तो 2004 में जब ऐसा हुआ तो वहाँ से लोग हाईलैंड पे जाने के बजाय वहाँ पर खड़े होकर के इसे देखने लगे थे। उन्हें यह एक मिरेकल लग रहा था और इस लापरवाही के वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुआ। अब जानते हैं टाइड्स के बारे में। ओशन वाटर के रिदमिक राइज और फॉल को टाइड कहा जाता है और ये दिन में 2 बार होता है। जब ओशन का वाटर अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है और शोर के यानी कि तट के अधिकांश हिस्से को कवर कर देता है, तब इसे हाई टाइड कहा जाता है। लेकिन जब वाटर अपने लोएस्ट लेवल तक पहुंचता है और शोर से यानी कि तट से पीछे हट जाता है तो इसे लो टाइड कहा जाता है। सन और मून के द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, इसकी वजह से टाइड आता है। अर्थ का वाटर जो मून के नज़दीक होता है उस पर मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव ज़्यादा होता है और इसके वजह से हाई टाइड होता है। फुल मून और न्यू मून डेज के टाइम पे सन, मून और अर्थ जो है ये तीनों सेम लाइन पर होते हैं और इस टाइम पर टाइड्स बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइड्स को स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। इस फिगर में यही दिखाया गया है स्प्रिंग टाइड का कि सन, मून और अर्थ जो है ये तीनों एक सीध में है और इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो टाइड ज़्यादा होगा। लेकिन जब सन और मून एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे होते हैं और ऐसा तब होता है जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो इस अवस्था में सन और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और इसके वजह से लो टाइड होता है और इस टाइड को नीप टाइड कहा जाता है। अब इसके यूजेज के बारे में जानते हैं। हाई टाइड्स नेविगेशन में मदद करता है। इस टाइम पे सोर्स यानी कि तट तक वाटर लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण शिप आसानी से हार्बर तक पहुंच पाते हैं। हाई टाइड फिशिंग में भी मदद करता है। बहुत सारी मछली हाई टाइड के टाइम पे शोर तक तट तक आ जाते हैं जिसके वजह से फिशरमैन को, मछुआरे को बहुत सारी मछली पकड़ने को मिल जाती है। टाइड के वजह से जो वाटर का राइज और फॉल होता है इसका कुछ जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज किया जाता है। अब है ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स वाटर का स्ट्रीम होता है यानी कि पानी की धारा होती है जो ओशन सरफेस पे कॉन्स्टेंटली एक डिफिनिट डायरेक्शन में बहती रहती है। ओशन करेंट वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है। सामान्यतः वार्म ओशन करेंट इक्वेटर के नज़दीक ओरिजिनेट होती है और पोल की तरफ मूव करती है, जबकि कोल्ड करेंट पोलर या फिर हायर लैटिट्यूड से वाटर कैरी करती है और ट्रॉपिकल यानी कि लोअर लैटिट्यूड की तरफ वाटर को ले जाती है। लैब्राडोर ओशन करेंट जो है ये कोल्ड करेंट है, जबकि गल्फ स्ट्रीम का जो करेंट है ये वार्म करेंट है। ओशन करेंट किसी भी एरिया के टेम्परेचर कंडीशन को प्रभावित करती है। वार्म करेंट लैंड सरफेस के ऊपर वार्म टेम्परेचर लाती है। वैसा एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करेंट दोनों मिलते हैं वो एरिया वर्ल्ड में
फिशिंग ग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। जापान के आसपास के सीज और नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसका एग्जाम्पल है। और जिस एरिया में वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर फॉगी वेदर होता है, जिसके कारण नेविगेशन में कठिनाई होती है। यहाँ पर ओशन करंट का मैप दिया गया है। वार्म करंट को रेड एरो से दिखाया गया है, जबकि कोल्ड करंट को ब्लू एरो से दिखाया गया है। इसको आप लोग अच्छे से समझ के याद कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है।